हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारी जो सीटेट CDP 2000 जुलाई 2023 की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी आज 21 यानी 21 जो है उसकी आज क्लास है। तो उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अधिगम यानी लर्निंग चल रहा है, जिसकी आज 3rd क्लास है। तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले 2 क्लास है, उसमें हम फर्स्ट क्लास में हमने सामान्य परिचय की जानकारी प्राप्त की, किसकी, लर्निंग यानी अधिगम के बारे में। अब जो लास्ट जो सेकंड वाली क्लास हमारी जो कल हुई थी, उसके में हमने जो उनकी जो डेफिनेशन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसमें केवल डेफिनेशन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की हमने, केवल डेफिनेशन के अलावा जो बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो अपनी राय दी, अपनी जो परिभाषाएँ दी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके अर्थ को समझा कि वो आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में हमने समझा। क्योंकि उनके माध्यम से हम अच्छे तरह से अधिगम यानी लर्निंग की जो है का मतलब समझ सकते हैं, ये कैसे उपयोग में आती है, किस क्षेत्र में उपयोग में आती है, वो सारा हम उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। क्योंकि वो कोई छोटे मोटे मतलब कोई सामान्य इंसान नहीं है, वो बड़े मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी, उनका अलग अलग जो उन्होंने बहुत लेखन कार्य किया है, उन्होंने बहुत शोध कार्य किया है, उसके माध्यम से उन्होंने वो परिभाषाएँ दी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं, जो इनके जो मुख्य विशेषताएँ हैं, शर्तें हैं अधिगम की यानी लर्निंग की जो शर्तें हैं, अधिगम की शर्तें, अधिगम की जो विशेषताएँ हैं, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है यानी जो अधिगम के जो संप्रत्यय है, उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम अधिगम की शर्तें पढ़ते हैं। क्या है अधिगम की शर्तें। अब अधिगम की शर्तें यानी अधिगम मतलब अधिगम के लिए क्या ज़रूरी है, यानी व्यक्ति को सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सीखता है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इसमें क्या 4 पॉइंट है मुख्य रूप से। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन भी कहते हैं। अब मैं मोटिवेशन के बारे में आगे विस्तृत से चर्चा यानी पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जो है इसको समझना है सामान्य तौर पे। तो अभिप्रेरणा क्या है, ये अधिगम में किस प्रकार उपयोगी है। तो मैंने क्या बताया था, अधिगम यानी लर्निंग का एक शब्द में अगर अर्थ निकाले तो क्या है, सीखना। किसी भी कार्य को, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी वस्तु को चलना सीखना, ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन यानी राइटिंग, या साइकिल चलाना सीखना, गाड़ी चलाना सीखना, किसी भी कार्य को सीखना, आदत का निर्माण, वो सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, लर्निंग होती है यानी अधिगम होती है। तो अभिप्रेरणा इसमें किस प्रकार उपयोगी। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा जो होती है वो लक्ष्य उन्मुख होती है। पहले आपको 2 में अंतर बता देता हूँ। इन 2 में बहुत अंतर होता है, इनमें छोटा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक तो होता है अभिप्रेरणा और एक होता है पुनर्बलन। अभिप्रेरणा जो होती है लक्ष्य उन्मुख होती है। क्या होती है, लक्ष्य उन्मुख होती है, यानी लक्ष्य के प्रति उन्मुख, यानी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसित करने वाली जो होती है वो होती है अभिप्रेरणा होती है। अब अभिप्रेरणा क्या है, तो अभिप्रेरणा जो है वो है एक शक्ति है, वो एक जोश है, जो मन में जो शक्ति होती है, जोश होता है, जो जुनून होता है, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोश जुनून जो होता है उसको क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। जिसके माध्यम से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। अभी केवल मैं ऑलरेडी समझा रहा हूँ, बाद में उसको अच्छे से आपको लिखाऊंगा, वो अच्छे से समझाऊंगा। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। अब आंतरिक और बाह्य का मतलब अलग अलग कैसे। आंतरिक मतलब ये होती है कि हम हमारे मन के अंदर से, हमारे भाव से, हमारे एक मोटिवेशन जागृत हो कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस कार्य को हमें पूरा करना है। तो वो क्या होगी, अभिप्रेरणा होगी। क्या होगी, अभिप्रेरणा होगी। जैसे हमारे मन में ये रहता है कि जैसे हमें टीचर की भर्ती के लिए हमें पास होना है, उसमें हमें सिलेक्शन लाना है, तो वो क्या अभिप्रेरणा क्या है, वो मन से जागृत हुई है। पहला तो ये एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा कैसे, बाह्य अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार है, धनराशि है, ये है। अब जैसे बाह्य अभिप्रेरणा, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा तो क्या थी कि मुझे एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो अंदर से एक आंतरिक अभिप्रेरणा थी। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा क्या है कि अगर मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगा तो मुझे 40,000, मुझे 50,000 तनख्वाह मिलेगी। तो वो बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, वो धनराशि जो है वो क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। मोटिवेशन का जो कारण है वो क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। जैसे अगर मैं पास हो जाऊँगा तो मुझे इनाम मिलेगा, अगर मैं पास हो जाऊँगा तो मुझे साइकिल मिलेगी। तो वो क्या, बाह्य अभिप्रेरणा है। तो ज़्यादा जो अच्छी रहती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक
अच्छी स्थायी रहती है। दूसरा है पुनर्बलन। ये तो होता है, क्या होती है ये, आपको मैंने क्या बताया, ये होता है लक्ष्य उन्मुख, लक्ष्य उन्मुख, और ये होती है क्रिया उन्मुख, क्रिया उन्मुख। ये तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कार्य किया जाता है, उसको अभिप्रेरणा कहते हैं। और जो पुनर्बलन जो वो क्रिया अनुमुख, क्रिया अनुमुख कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी भी कार्य करने के लिए जो बल हमारे अंदर से लगता है ना, यानी किसी भी क्रिया को करने के लिए, मैंने क्या कहा, किसी भी क्रिया को करने के लिए, इसमें तो क्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, किसी भी क्रिया को करने के लिए जो हमारा वापस जो बल होता है, बल, अब इसमें देखो पुनर्बलन, पुनः यानी दोबारा, बलन यानी दोबारा बल लगाना, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना, दोबारा बार बार जो बल लगाया जाता है ना किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको क्या पुनर्बलन कहते हैं। यानी किसी भी क्रिया को अच्छे से करने के लिए उसका बार बार उसको बार बार जो बल लगाया जाता है, बार बार उसे उस जो एक जो जोश उत्पन्न किया जाता है दूसरों के द्वारा, स्वयं के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। तो ये भी एक अधिगम के लिए जरूरी शर्त है। अब तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है, एक है अभ्यास। अब अभ्यास क्या है, अभ्यास ये है कि किसी भी कार्य को परफेक्शन यानी किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए, किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए क्या ज़रूरी है, किसी भी कार्य को अच्छे करने के लिए उसका बार बार अभ्यास करना। यानी हमारी जैसे राइटिंग हमारी सही नहीं है तो उस राइटिंग को हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको राइटिंग को हमें सही करने के लिए उसका बार बार लेखन करना पड़ेगा, जिससे हमें राइटिंग में हमारा सुधार हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें उसमें परफेक्शन, यानी हम बिल्कुल बहुत अच्छी राइटिंग लिखना सीख जाएंगे। वैसे ही हमें जैसे किसी परीक्षा में पास अच्छे नंबर लाने के लिए क्या उसका जो सिलेबस है, उससे जो पढ़ाई अच्छी तरह से दोबारा उसको बार बार करनी पड़ेगी, जिससे हमें याद हो, हम आगे लिख सके और हम अच्छे नंबर ला सके। उसी प्रकार किसी गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए उसको बार बार उपयोग है। एक बार हम गिर भी सकते हैं, ये ना 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, एक बार सही चलाने नहीं आएगी, दो बार नहीं आएगी, 3 बार आएगी, लेकिन एक बार ऐसा, लेकिन लास्ट में ऐसा होगा कि हम उस कार्य को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सटीकता से, बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बिल्कुल उस कार्य को कर पाएंगे। किसके माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। अब एक और क्या है, फोर्थ, एक है बहुप्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया। अब बहुप्रतिक्रिया क्या है, बहुप्रतिक्रिया मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जो अलग अलग रास्ते होते हैं ना, उसको कहते हैं बहुप्रतिक्रिया। जैसे हमें क्या है, पास होना है, तो पास होने के लिए हम जो अलग अलग रास्ते जैसे कहते हैं कि कोई बालक सुबह पढ़ता है, कोई बालक शाम को पढ़ता है, कोई बालक दिन में पढ़ता है, और अपने अनुसार जो आसान लगता है हम अलग अलग कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य किसके माध्यम से सरल तरीके से हो सकता है, जल्दी तरीके से हो सकता है। तो वो क्या, बहुप्रतिक्रिया, अलग अलग तरीके का कार्य करना, क्या अलग अलग तरीके अपनाना, उसको क्या कहेंगे, बहुप्रतिक्रिया कहेंगे। तो अधिगम के ये मुख्य 4 शर्तें हैं। तो ये मुख्य शर्तें हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं अधिगम की जो विशेषता है उनको। अब क्या है, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अब अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला पॉइंट है, अधिगम जो होता है सार्वभौमिक होता है, यानी लर्निंग जो है हर जगह की जा सकती है। क्या होती है, अधिगम सार्वभौमिक होता है।
अधिगम जो होता है क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक का होने का मतलब क्या है कि हम जो है, हम किसी भी, अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ मैंने क्या बताया था, सीखना। एक शब्द में अगर उसका अर्थ है अधिगम का तो क्या है, लर्निंग का अर्थ है सीखना। तो अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक का मतलब अधिगम कहाँ पर भी हो सकता है। हम अगर भारत में, तो भारत में भी हम सीख सकते हैं। हम बाहर ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, राजस्थान, अगर हम राजस्थान में हैं तो उत्तर प्रदेश में भी, यानी अधिगम यानी सीख, व्यक्ति किसी भी कार्य को कहाँ पर भी सीख सकता है। अगर वो उसका क्षेत्र है तो उस कार्य को कहीं पर भी सीख सकता है, यानी अधिगम सार्वभौमिक होता है। यानी अधिगम कहीं पर भी अधिगम हो सकता है, यानी सीख, व्यक्ति कहाँ कहीं पर भी सीख सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है। यानी इसमें क्या बोला, अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती। कहने का मतलब ये है कि जो लर्निंग होती है वो जीवन पर्यंत तक चलती है। जब से बालक, जब जन्म होता है उससे लेकर बालक की जब मृत्यु होती है, व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, वब तक अधिगम होता है, यानी लर्निंग होती है। कैसे, अब जब बालक जब पैदा होता है तो धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो क्या वो एक सीखना हो रहा है, वो सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, हर कार्य को सीख रहा है। लास्ट तक वो है, लास्ट तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, जब तक वो कुछ ना कुछ कार्य करना सीखता है। तो अधिगम क्या होता है, जीवन पर्यंत तक होता है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, अधिगम में अभिप्रेरणा मुख्य चालक होती है। अब क्या बोला इसमें, अधिगम में जो अभिप्रेरणा होती है वो मुख्य चालक होती है। कहने का मतलब जो किसी कार्य को करने के लिए, जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जोश होता है, जो शक्ति होती है, वो क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ये अधिगम यानी सीखने के लिए जो अभिप्रेरणा, जो मुख्य चालक होती है, यानी मुख्य जो चालक होती है, मुख्य जो अपना रोल अदा करती है, वो क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक सीखने के लिए जो है वो अग्रसित होता है। किसके लिए, सीखने के लिए अग्रसित होगा। तो क्या इसमें अधिगम में अभिप्रेरणा मुख्य चालक होती है। तो अगला हम पॉइंट देखते हैं, अब इसमें क्या बोला, अधिगम के अनुसार अभिप्रेरणा परिवर्तित होती रहती है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने बताया कि अधिगम के अनुसार, अधिगम जैसे बालक अगर अधिक अधिगम करेगा, अधिक अगर उस सीखना होगा तो उसकी अभिप्रेरणा भी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब आपको मैं एक सामान्य तौर पर समझाता हूँ कि जैसे एक है टीचर की वैकेंसी, एक है एसआई की वैकेंसी, एक है आरएएस की वैकेंसी और एक है आईएएस की वैकेंसी। अब इसमें क्या है, टीचर की वैकेंसी में अपेक्षाकृत, इनकी अपेक्षाकृत कम अभिप्रेरणा की जरूरत होगी, नहीं कम अभिप्रेरणा होगी, कम उनमें जोश जुनून होगा, तो भी मतलब अधिक होना तो चाहिए, पर इनकी तुलना में कम होगा, तो भी ये टीचर इंसान बन जाएगा। इसमें अभिप्रेरणा की कम ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा एसआई में होगी, क्योंकि एसआई में अलग अलग इंटरव्यू भी होता है, दौड़ भी होती है, लिखित परीक्षा भी होती है, तो इसमें और ज़रूरी होता है। अब आरएएस जो होती है वो राजस्थान की लेवल की परीक्षा है, यानी राजस्थान प्रशासन की जो परीक्षा है। तो इसमें क्या है, एसआई के मुकाबले इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी इंटरव्यू ये सब होता है, इनमें पेपर होते हैं। अब आईएएस जो होती है वो इंडिया लेवल की, यानी कंट्री लेवल की जो परीक्षा होती है वो आईएएस होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब यही है, अधिगम के अनुसार अभिप्रेरणा परिवर्तित होती रहती है। अब क्या है, अधिगम सतत
प्रक्रिया है, अधिगम सतत प्रक्रिया है। अब देखिए अधिगम सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कहने का मतलब जब बालक का जन्म होता है वब से बालक सीखना शुरू करता है तो मृत्यु पर्यंत तक सीखता है, लेकिन बालक कभी सीखना रुकता नहीं है। बालक कभी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ अनुभव लेता है। तो और अगला पॉइंट क्या है, अधिगम जो है अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है। अब अधिगम अनुभव का संगठन कहने का मतलब क्या है, एक मिनट इसको सही कर देता हूँ। अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन, यानी अनुभव जो होते हैं उनका जो संगठन यानी अनुभव जो इकट्ठा होते हैं तो वो क्या होते हैं, अधिगम का निर्माण होता है। कैसे, अब जैसे बालक, मैंने कल वाला एक आपको उदाहरण दिया था, कैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है, उसका अगर वो सीधा देख रहा है लेकिन नीचे नहीं देख रहा है, उसे एक नीचे पत्थर उसके पाँव से लगा और वो गिर गया। तो अब क्या उससे अनुभव आया, क्या अनुभव आया कि अगर नीचे देख के चलना है, कोई पत्थर से हम टकरा सकते हैं, किसी भी वस्तु से हम टकरा सकते हैं। तो अब क्या उसमें अनुभव हुआ, तो धीरे धीरे अलग अलग अनुभव, अब धीरे धीरे वो पहले नीचे भी देखेगा, फिर बाद में अगर नीचे देख रहा है ज़्यादा और फिर सामने आई एक गाड़ी तो उसे वो टक्कर लगा के चली गई, तो फिर उसे एक अनुभव हुआ कि नीचे के देखने के साथ साथ हमें सामने भी देखना है जो, तो क्या है धीरे धीरे क्या है, अधिगम के अनुभवों का संगठन, यानी अधिगम जो होता है, अनुभव जो है ना, सारे संगठन इकट्ठा होते हैं तो क्या अधिगम का निर्माण होता है, यानी व्यक्ति सीखता है। तो ये है। अब अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, अधिगम आदतों का निर्माण है। अब क्या है, सातवां पॉइंट, अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन है, यानी अधिगम के माध्यम से आपको मैंने क्या बताया, सीखना, किसी भी कार्य को, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कला को सीखना क्या अधिगम है, यानी सीखना जो होता है अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन है। यानी मतलब कोई भी नवीन ज्ञान हम लेते हैं किसी भी बारे में, यानी राइटिंग यानी लिखना सीखना तो वो एक अधिगम है, पेंटिंग सीखना है तो वो अधिगम है, और क्या है ड्राइंग सीखना तो अधिगम है, चलना सीखना तो अधिगम है, गाड़ी चलाना सीखना तो अधिगम। तो हर एक में क्या अधिगम है। तो क्या इसमें क्या अधिगम जो नवीन ज्ञान का अर्जन, जो यानी जो नवीन ज्ञान का जो अर्जन होता है, नवीन ज्ञान हम जो निर्माण करते हैं वो भी क्या है, एक अधिगम है, अधिगम की उपज है, मतलब अधिगम, उसको भी अधिगम कहते हैं। 8th पॉइंट क्या, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, यानी अधिगम के माध्यम से सीखने से हम क्या है, जो व्यक्ति है पुराने जो समायोजन क्या है, समायोजन क्या है, उसमें क्या है, पुराने ज्ञान में, पुराने जो पूर्व ज्ञान है उसमें संशोधन, नवीन ज्ञान के माध्यम से संशोधन करना क्या कहलाता है, समायोजन करना। यानी अधिगम के माध्यम से हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं और समायोजन करते हैं, यानी संतुलन जो बिठाते हैं हम, समायोजन करते हैं, उसको कहते हैं समायोजन करते हैं। और एक जो दैनिक जीवन में हम जो है कुसमायोजित होने से बचते हैं। 9th पॉइंट क्या, अधिगम आदतों का निर्माण है, यानी अधिगम के माध्यम, मैंने क्या कहा, आदत का निर्माण होगा। किसी की कोई आदत है कि वो ऐसे चलना है तो उसको हम सीखेंगे तो वो क्या है, सीखना है। तो सीखना मतलब क्या है, अधिगम कैसे होगा, आदतों का निर्माण, यानी उसकी आदत को हम ले रहे हैं तो क्या अधिगम आदतों का निर्माण है। ओके, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया तो मैंने आपको समझाया। जैसे कहने का मतलब, जैसे पहले हम क्या मानते थे कि जो पृथ्वी एक गोल है, तो धीरे धीरे हमको मालूम पड़ा कि पृथ्वी गोल नहीं परवलय कार है। तो उसमें हमने पुराने वाले ज्ञान में हमने उसमें क्या है कि संशोधन करा और बाद में उसके नवीन ज्ञान को जोड़ा, तो उसको क्या कहेंगे हम, समायोजन कहेंगे। तो अधिगम क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। एक और आपको पॉइंट लिखा देता हूँ, लास्ट पॉइंट है, अधिगम वातावरण की उपज है,
क्या है, अधिगम वातावरण की क्या है, उपज है। यानी वातावरण जो है, वातावरण के माध्यम से जो अधिगम है वो प्राप्त होता है। कहने का मतलब अधिगम जो है वातावरण की उपज है। मतलब यानी हम सीखते हैं किससे, वातावरण से सीखते हैं। जैसे माँ के गर्भ में तो हमने कुछ सीखा नहीं, मतलब माँ के गर्भ में तो हमको याद नहीं है कि हमने कुछ सीखा। क्या है इसमें, क्या है, जन्म से मृत्यु पर्यंत, यानी जन्म होते हम वातावरण से कनेक्ट हो जाता है, यानी वातावरण से अंत्यक्रिया होती है। तो क्या है, अधिगम जो वातावरण की उपज है, वातावरण के माध्यम से हम सीखते हैं, तो वातावरण की अधिगम क्या है, उपज है। तो मुख्य रूप से ये विशेषता है। ऐसे तो बहुत सारी विशेषता है, पर मुख्य रूप से आपको विशेषता मैंने बता दी है। अब हम पढ़ेंगे जो अधिगम की जो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जो है, उसकी बालक कैसे लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उसको हम सीखते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग यानी सीखने के संप्रत्यय, यानी सीखा कैसे जाता है, यानी अधिगम कैसे होता है, उसके बारे में जानकारी, उसकी जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में। अब पहला क्या है, पहला किसके अनुसार है, डिसेल के अनुसार। दो मैं आपको बताऊंगा। पहला है डिसेल के अनुसार। किसके अनुसार, डिसेल के अनुसार। तो अब मैं पहले लिख देता हूँ कि कैसे प्रक्रिया होगी। पहला, अभिप्रेरित व्यक्ति। दूसरा, अभिप्रेरित व्यक्ति। और दूसरा क्या है, मार्ग में बाधा। तीसरा क्या है, भिन्न भिन्न अनुक्रिया। अब क्या है, सही अनुक्रिया। वो लास्ट एंड फाइनल क्या है, लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य। तो ये 5 पॉइंट हैं। हाँ, अब देखिए, अब क्या डिसेल के अनुसार, डिसेल ने क्या बताया कि बालक कैसे सीखता है, बालक को अधिगम कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक अभिप्रेरित व्यक्ति। यानी आपको मालूम है कि अधिगम कैसे होगा, अगर व्यक्ति के अंदर अगर अभिप्रेरणा होगी, यानी अधिगम यानी लक्ष्य को प्राप्त करने की जो आशा है, जो इच्छा है, जो जुनून जोश होगा, जब भी बालक किसी कार्य को सीख पाएगा। तो पहले क्या, एक अभिप्रेरित व्यक्ति है। अभिप्रेरित व्यक्ति अब क्या करेगा, वो कोई मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा, तो उसके क्या मार्ग में बाधा आएगी, यानी मार्ग में अलग अलग बाधा आएगी। कहने का मतलब जैसे ये है कि कोई व्यक्ति जैसे दौड़ रहा है, तो मार्ग में पहले बाधा आएगी, कैसे कि आगे कंकर वंकर आएंगे, हाथ पांव दुखेंगे। क्या, कोई भी कार्य है तो क्या पहले मार्ग में बाधा आएगी। अब मार्ग में बाधा आएगी तो बालक क्या करेगा, व्यक्ति क्या भिन्न भिन्न अनुक्रिया के नहीं, कैसे भी करके उस कार्य को भिन्न भिन्न अलग अलग कार्य करके उस कार्य को, उस जो अधिक वो जो बाधा को दूर करने की कोशिश करेगा। तो अलग अलग कार्य करेगा तो उससे होएगा, तो अच्छी बात है। फिर वो क्या है, धीरे धीरे अलग अलग कार्य को भिन्न भिन्न अनुक्रिया के माध्यम से फिर उसको एक सही अनुक्रिया मालूम पड़ेगी कि सही कार्य क्या है, यानी सही रास्ता क्या है, तो उसे सही रास्ता मालूम पड़ेगा, फिर वो लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएगा। अब इसको आप, मैं एक छोटी सी जो एक थॉर्नडाइक ने एक दिया था उसके अनुसार मैं बताता था। जैसे एक बिल्ली है जो किसमें है, पिंजरे में है। जैसे ये क्या है, एक पिंजरा है। अब यहाँ क्या एक बटन है, क्या है, ये बटन है, और यहाँ रखी हुई है मछली। ये एक मछली रखी हुई है। तो उसको क्या है,
इस मछली को प्राप्त करना है, तो यहाँ बटन है उसको मालूम नहीं है, तो वो क्या अभिप्रेरित है, यानी मछली को प्राप्त करने के लिए उसके मन में जो जुनून है, तो अब वो क्या करेगी, मार्ग में बाधा क्या, एक ये पांजरा जो है मार्ग में बाधा है। अब वो इस बिल्ली को मार्ग में बाधा है, तो इससे निकलने के लिए वो भिन्न भिन्न क्रिया करेगी, इधर उधर दौड़ेगी, इधर उधर खरोचेगी, पर वो होएगा नहीं। पर वो क्या, फिर धीरे धीरे उसको सही अनुग्रह नहीं, धीरे धीरे एकदम उसका क्या है, जो बटन हाथ पाँव जो है उस पर किस पर, जो बटन पर दब जाएगा, यानी सही अनुक्रिया होगी, जिसके माध्यम से वो गेट खुल जाएगा और वो मछली को प्राप्त कर लेगी, क्या, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। तो इस प्रकार से डीसेल ने ये जानकारी प्राप्त थी, मतलब हमको समझाई। अगला जो है वो है गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार। अब किसका है तीसरा, अब तीसरा जो है, दूसरा जो है क्या है, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार। तो इसके अनुसार पहले मैं बना देता हूँ, फिर बाद में आपको समझाता हूँ। तो ये क्या है, इससे क्या अधिगम होगा, कैसे होगा अधिगम, देखो अब बीच में लिख देता हूँ अधिगम। अब इसके माध्यम से अधिगम कैसे होगा, देखिए पहले क्या है, बालक को क्या है, लक्ष्य को, यानी किसी भी व्यक्ति जीव को क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, तो पहले वो लक्ष्य को देखेगा कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करेगा, यानी क्रिया करेगा, तो उसके क्या है, मार्ग में बाधा आएगी। मार्ग में बाधा आएगी तो उसके मन में क्या आएगी, उसके शरीर में, मन में क्या हो, तनाव होगा। तनाव पैदा होने से वो अलग अलग रक्षाकरण युक्ति, यानी अलग अलग तरीके उपयोग करेगा, जिसके माध्यम से उस बाधा को दूर किया जा सके। फिर वो तो वो रक्षाकरण युक्ति करेगा, फिर वो संगठन होगा, यानी एक साथ वो उस कार्य को करने के लिए पूरी कोशिश करेगा, पर वो कार्य होगा नहीं होगा, तो वो पुनः संगठन, यानी पुनः वापस कोशिश करेगा, फिर बाद में आखिर में क्या है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो यही गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार है। तो हमने ये आज क्या है, जो अधिगम की जो शर्तें हैं, अधिगम की जो विशेषता है, वो अधिगम के यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के जो संप्रति है, उसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। अब कल से हम जो है मुख्य रूप से जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत, गेने के सिद्धांत, सीएल हल का सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत, वो कल से सिद्धांत शुरू हो जाएंगे। मैं पहले ही लिख दूंगा, क्योंकि उसमें क्या कि ज़्यादा बड़ा है टॉपिक, तो ज़्यादा बड़े टॉपिक तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो परीक्षा भी पास में है, तो आपको रिवाइज करने का भी मौका होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल AK लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या आपको और आपके साथ वालों को भी मदद हो सके, मतलब एग्ज़ाम में मदद पढ़ने में और जो जीवन में भी मदद हो सके, वो इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, AK लर्निंग वर्ल्ड।